अभी मेरे साथ हैं चिराग पासवान। जी हाँ, आप जानते ही होंगे, बड़े ही होनहार सांसद हैं और इन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी थी सीटों के बंटवारे के दौरान ही, किस तरह से अपनी पार्टी की इज्जत और हैसियत को बरकरार रखा। अब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जमुई से सांसद हैं, फिर से जनता के बीच जाना है। क्या इनका चुनावी मुद्दा होगा? सर, आपका क्या चुनावी मुद्दा होगा? देखिए, जमुई लोकसभा की अगर आप बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आधार पर मैं जनता से उनका आशीर्वाद मांगूंगा। 2014 में जब एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं वहाँ पर गया और उसके बाद जब मुझे जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला, पिछले 5 साल में मैंने निरंतर एक ईमानदार प्रयास किया कि किस तरीके से मैं अपने क्षेत्र को विकास की राह पर आगे लेकर जाऊँ। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय खुलवाना हो या मेडिकल कॉलेज दिलवाना हो, या वहाँ पर चकाई जो एक पूरी विधानसभा मुख्य धारा से कटी हुई थी, वहाँ पर लगभग 2800 करोड़ की एक रेल परियोजना हम लोग लेकर आए, जिसका शिलान्यास पीयूष गोयल जी, आदरणीय रेल मंत्री जी द्वारा किया गया। तो तमाम इन योजनाओं के माध्यम से जमुई को मैं विकास की राह पर पिछले 5 सालों में आगे लेके जाने का मैंने प्रयास किया। मुझे खुशी है कि नीति आयोग ने भी मेरे इस प्रयास को सराहा। 99 पायदान पे था जमुई हमारा, 99 से 9वें पायदान में पे जमुई आया। देश के अगर आप सबसे विकसित विकास करने वाले ज़िलों की श्रेणी में टॉप 5 में जमुई ने अपना स्थान बनाया। और ये देश भर के ज़िले से, बिहार के ज़िले नहीं, देश भर के ज़िलों का मूल्यांकन नीति आयोग ने किया और उसमें टॉप 5 सबसे तेज़ विकास की गति पर आगे बढ़ने वाले ज़िलों में जमुई का नाम शामिल हुआ। तो बस यही बातें हैं, यही मैं जनता तक पहुँचाऊँगा कि मैंने पिछले 5 साल में ईमानदार प्रयास किया और अपने काम के आधार पर ही जनता से उनका आशीर्वाद मांगा। जमुई तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। कितनी बड़ी चुनौती थी जब पहली बार आप सांसद बने, जीत कर गए? कितनी बड़ी चुनौती थी वहाँ के डेवलपमेंट? देखिए, शुरू के दिनों में ज़रूर चुनौती और ज़्यादा थी, और अभी भी मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि पिछले साल 1.5 साल में आपका काम ज़्यादा दिख रहा है, चुनाव करीब आ रहा है, क्या ये कारण है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं? हकीकत यह है कि शुरू के 3 साल क्योंकि राज्य सरकार का समर्थन नहीं था, तो शुरू में चुनौतियाँ और बहुत ज़्यादा थी। एक ऐसी परिस्थिति भी आई कि जब मुझे सांसद होने के बावजूद खुद डीएम कार्यालय के सामने दिन भर धरने पर बैठना पड़ा। तो ऐसी भी परिस्थितियाँ हम लोग के समक्ष आई। और ठीक कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि अगर किसी राज्य को डबल इंजन की सरकार मिल जाए तो उस राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात का अनुभव मैंने पिछले लगभग 1.5-2 साल में किया, जब से नीतीश जी वापस हमारे एनडीए के गठबंधन में आए। उसके बाद से जिस तरीके से जिला प्रशासन का हम लोगों को साथ मिलने लगा, तमाम वो हर छोटी बड़ी योजना जो कि लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी उनको स्वीकृति मिलने लगी। राज्य सरकार की तरफ से समर्थन मिला, केंद्र सरकार की तरफ से समर्थन मिला। और मुझे लगता है आज की तारीख में हमारे प्रदेश, मेरे क्षेत्र के लिए ही नहीं, जमुई के लिए नहीं, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में सरकार है। निरंतर पिछले 27 सालों में विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। और ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि राज्य सरकार की परियोजनाएं केंद्र से उसको स्वीकृति नहीं मिलती थी, केंद्र की योजनाओं को धरातल पर राज्य में नहीं उतरने दिया जाता था। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टेट के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2019 में भी और 2020 में भी यही परिस्थिति बनी रहेगी। 19 में पुनः हमारे देश का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे और 2020 में पुनः हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन चिराग जी, मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो रामविलास पासवान है, आपके पिता ही। क्या उनसे बहुत लोग उम्मीद रखते हैं, बहुत मिलनसार हैं, लोगों को बहुत समय देते हैं और उन्हीं की तरह आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो कितना कठिन होता है उन्हीं की तरह बनने में? देखिए, कठिन तो ज़रूर होता है जब आप एक इतने बड़े व्यक्तित्व के जब आप पुत्र हैं तो उनसे अपेक्षाएं, आपसे अपेक्षाएं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनका एक अपना 50 साल का सक्रिय राजनीति का अनुभव है जो उन्होंने अपने क्षेत्र में किया। आज गर्व से लोग कहते हैं, मतलब हाजीपुर का नाम ना सिर्फ हमारे देश के बल्कि दुनिया के मानचित्र पर रोशन होता है। उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी को ही जाता है। और कहीं ना कहीं वही अपेक्षा लोग मुझसे भी करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे समाज को एकजुट करके रखा, हर उनके जो राजनीतिक शत्रु भी हैं वो भी जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उनके संबंध उनसे रहे हैं, तो लोग मुझसे भी वही अपेक्षाएं रखते हैं। किसी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटे पौधे को पनपने में समय ज़रूर लगता है, बट हाँ, सीखा भी फिर मैंने सब कुछ उन्हीं से ही है। और जहाँ मेरे लिए ये एक तरीके से चुनौती है, वहीं एक तरीके से मेरे लिए सौभाग्य भी है कि घर में ही कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है सिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, कभी भटकूँ तो सही राह पर लेके आने के लिए। तो उनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिताजी ने हमेशा मुझे वो स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने निर्णय खुद लूँ। वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, तो उन्होंने निरंतर मुझे वो स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने फैसले खुद लूँ, सही करूँ, गलत करूँ, अपनी गलतियों से खुद सीखूँ।
हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने आप को ग्रो करने का मौका दिया। कभी वो शैडो मेरे ऊपर नहीं बना के रखी, या उस छाया में नहीं रखा कि मैं अकेले में फल फूल ना पाऊँ। तो मुझे लगता है एक तरफ चुनौती भी है, बट सहारा भी उतना ही बड़ा देखिए, है। आपके पिता एक बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत सौम्य हैं, बहुत शांत हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। लेकिन आप पॉलिटिकल बात जहाँ आती है, आप बहुत हार्ड हो जाते हैं और सामने वालों को झुका भी देते हैं। सीटों के बंटवारे में वैसा ही आपने किया, शेड्यूल ट्राइब एक्ट पर भी आपने वैसा ही स्टैंड लिया, आरक्षण पर भी वैसा ही स्टैंड लिया। तो ये तो बेसिक अंतर दिखता है। देखिए, कहीं ना कहीं हाँ, इतना ज़रूर है मुझे कि मैं जहाँ पे सही हूँ, मैं अपनी बातों को मजबूती से ज़रूर रखता हूँ। और जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, वहाँ पे मैं ज़रूर लड़ता हूँ। जहाँ पर मुझे पता है कि शायद मेरा हक इतना नहीं बनता है यहाँ पर, उसमें मेरी भागीदारी उतनी नहीं है, शायद वहाँ पर मैं बहुत सौम्य तरीके से, सहज तरीके से उन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करूँ। जैसे आपने छोटा सा जिक्र किया सीटों के बंटवारे को लेकर, तो मुझे लगा कि पिछले 5 वर्षों में लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत और बढ़ी है, हमारा जन समर्थन और बढ़ा है। तो कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि हम लोग की सीटें घटाई जानी चाहिए। बट बहरहाल मुझे लगता है कि मेरी इन बातों को हमारे सहयोगी दल ने भी बहुत अच्छे से, नहीं, आपने बहुत घेराबंदी की, बहुत दबाव बनाया, तब ये संभव हुआ। नहीं, मैं घेराबंदी दबाव नहीं मैं बोलूँगा, राजनीतिक प्रेशर में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। बट हाँ, अपनी बातों को ज़रूर मैं प्रमुखता से रखता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी सामने मैंने बहुत प्रमुखता से अपनी बातों को रखा, स्पष्ट शब्दों में रखा और पूरे विनम्रता के साथ रखा। मुझे खुशी है कि सहयोगियों ने हमारा साथ दिया। आप जनता के लिए कब समय निकालते हैं? सांसद हैं आप, मिलने के लिए जन क्षेत्र की जनता दिल्ली जाती है, इलाज कराना तो भी जाएगी, घूमने जाना है तो भी जाएगी, तो कितनी बड़ी चुनौती होती है, कैसे समय निकालते हैं? देखिए, जैसा आप ही ने कहा, ये सब चीज़ें मैंने पिताजी से ही सीखी हैं कि जनता के लिए हमेशा आपके घर के द्वार खुले रहने चाहिए। जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो 12 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक वहीं घर पे ही हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यालय बना रखा है, वहीं पे मैं होता हूँ। और अगर किसी कारणवश मैं दिल्ली में नहीं भी रहा तो अपने ऑफिस को मैंने इतना ऑटो पायलट पे कर दिया कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसकी काम में किसी भी तरीके की देर नहीं होनी चाहिए। भले वो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, आमतौर पर लोग मेडिकल सेवाओं के लिए ही आते हैं, एम्स में दिखाना, डॉक्टर से मिलना इतनी बड़ी उन लोगों के लिए समस्या होती है। तो उसके लिए विशेष तौर पर 2 व्यक्ति भी मैंने नियुक्त किए हुए हैं, जिनका काम ही यही है कि उनको अस्पताल लेके जाएं, डॉक्टर से मिलाएं, उनसे समय दें, उनका कार्ड वार्ड बनाने की प्रक्रिया में उनका साथ दें। और निरंतर ये प्रयास भी मैंने ज़रूर किया, क्योंकि 2014 में जब प्रत्याशी के तौर पर जब मैं जमुई गया तो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत पिछले जो सांसद थे उनसे यही थी कि वो क्षेत्र में कभी आते नहीं थे। तो इस बात का भी मैंने प्रयास हमेशा किया कि मैं हर हफ्ते कम से कम मैं वीकेंड्स में मैं ज़रूर क्षेत्र रहूँ। पिछले 5 साल में कुछ समय को छोड़कर ये ज़रूर रहा है कि मैं हर सैटरडे संडे अपने क्षेत्र में रहा हूँ, महीने में 4 बार, आपके 5 विरोधी तो बार। आरोप लगाते हैं कि आप क्षेत्र में जाते ही नहीं। तो विरोधी इस बात का समर्थन थोड़ी करेंगे, उनको भी तो आरोप लगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। कार्यशैली पर वो आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से लेकर, रेल परियोजना से लेकर, केंद्रीय विद्यालय से लेकर, एफसीआई के डिविजनल ऑफिस से लेकर, रेलवे से जुड़े हुए लगभग मैंने लगता है 60-70 करोड़ के मैंने वहाँ पे काम करा है। रेलवे स्टेशन आपको एक पूरे नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र जो एकदम समाप्ति की कगार पर था, बंद होने पर आ गया था, उसको पुनः वहाँ पर चालू कराने का। तो विरोधी कहीं ना कहीं किसी बात को तो लेकर आप पे आरोप लगाएंगे। बट बहरहाल, जब विरोधी मुझ पर आरोप लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी वो सीखने के लिए होता है। जब मुझे लगता है कि अगर ये किसी सही बात पर मेरी आलोचना कर रहे हैं तो वहीं से सीखकर मैं अपने आप को सुधारने का भी प्रयास करता लेकिन हूँ। चिराग पासवान सबके निशाने पर है। महागठबंधन के तमाम नेता, बड़े नेता, लालू यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सारे नेताओं के निशाने पर चिराग पासवान है। सबका एक ही एम है कि चिराग पासवान को धूल चटाना है। कैसे निपटेंगे सबसे एक साथ? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मुझे निपटने की ज़रूरत है। हम लोग जनता के पब्लिक डोमेन में है, जनता इसका निर्णय करेगी, फैसला करेगी। बस मुझे चिंता वहाँ से मेरी शुरू होती है जब आपकी सारी रणनीति एक व्यक्ति के विरोध पे आके सीमित हो जाती है। आज की तारीख में भी आप महागठबंधन को देखें तो उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि बिहार को कैसे विकास की राह पर आगे लेके जाएं। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि किसानों, नौजवानों की समस्या में आप किस तरीके से आप सहूलियत दे सकते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किस तरीके से हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को हम लोग हराएं। यहाँ से मेरी चिंताएं शुरू होती है, क्योंकि जब आपका लक्ष्य ही इतना सीमित होता है, एक व्यक्ति का विरोध करना ही आपकी पूरी पार्टी की, आपके गठबंधन की नीति बन जाती है, तो ऐसे में आने वाले समय में जो विकास, जो डेवलपमेंट का एजेंडा जो हमारे गठबंधन का है, उसको आप किस तरीके से साथ पाएंगे, वो मेरी चिंता है। जैसा आपने भी कहा कि तमाम विरोधियों के निशाने पर मैं हूं, तो मेरे लिए मेरी ढाल मेरी जनता बनती है, मेरा किया हुआ कार्य बनता है। पिछले 5 सालों में मेरा एक ईमानदार समर्पण अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए बनता है। तेजस्वी यादव कैसे देखते हैं? क्योंकि आने वाले पीढ़ी में आप हैं, तेजस्वी यादव हैं, यही 2-3 नौजवान दिख रहे हैं जो आगे कुछ करेंगे।
देखिए, तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, उनको छोटे भाई की तरह हमेशा मैंने उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई आगे बढ़े, तरक्की करे। और पिताजी से ही मैंने सीखा था कि राजनीतिक विरोध एक तरफ है, हाँ अगर वो राजनीतिक नीति कोई गलत अपनाएंगे मैं ज़रूर उसका विरोध करूँगा, कार्यशैली में कुछ वो गलत करेंगे मैं ज़रूर उसका विरोध करूँगा। बट व्यक्तिगत संबंध पिताजी के भी उन लालू जी के परिवार से अच्छे रहे हैं, मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा, तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं उन्हें। सभी पार्टियों का सीट का बंटवारा हो गया, कैंडिडेट्स अनाउंस हो गया, आपका एक अटक गया खगड़िया, क्यों? नहीं, अटक नहीं गया है, बट हाँ हम लोग उस पर थोड़ा सा और मंथन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज भी काफ़ी देर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ इसी संदर्भ में हम लोग की चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में, कल से परसों तक हम लोग उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। चिराग पासवान बहुत सिलेक्टिव हैं कैंडिडेट को लेकर। मैं विनेबिलिटी मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मैं नहीं चाहता कि हम लोग जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय लें जिसकी वजह से बाद में हम लोग को रिग्रेट हो। तो हर पैमाने पर ठोक पीट कर इस बात को की संतुष्टि मैं और हमारे संगठन के अंदर जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके भीतर मैं ये संतुष्टि चाहता हूँ कि जिस भी प्रत्याशी का चयन हम लोगों ने किया है वो सही होना चाहिए। तो आपने सुन लिया, चिराग पासवान नई पीढ़ी के नेता हैं और ये भावना में ज़्यादा बहकर फैसला नहीं लेते, तो फैसला ठोक ठठाकर ही लेंगे। यानी जब तक जीतने वाला प्रत्याशी सामने नहीं आएगा तब तक उसके नाम पर मुहर नहीं लगेगी। अब जा रहे हैं अपना पर्चा दाखिल करने, जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में ही इनका चुनाव है, तो पहले चरण में चुनाव लड़कर फ्री हो जाएंगे और पार्टी के तमाम प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेंगे। श्रीकांत प्रत्यूष, जनतंत्र टीवी, पटना।